हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना की पद्धतियाँ। राष्ट्रीय आय को गणना करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की गणना हम 3 प्रमुख विधि से करते हैं। कौन कौन सी है? पहली है उत्पादन विधि, जिसे वैल्यू एडेड यानी कि मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। क्या है? उत्पादन विधि, उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन विधि, प्रोडक्शन मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड है हमारी आय विधि, इनकम मेथड। आय विधि, इनकम मेथड। और लास्ट है थर्ड व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यानी कि इन 3 विधियों से हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये क्या है, कैसे करते हैं, इनको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। तो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है? माना किसान गेहूं पैदा करता है खेत में अपने में। माना किसान गेहूं पैदा करता है। ठीक है, खेतों में किसान क्या करता है? गेहूं पैदा करता है। अब क्या होगा, किसान ने या कितना, उसके खेत में कितना गेहूं पैदा हुआ, खेत में कितना गेहूं पैदा हुआ। सपोज गेहूं पैदा हुआ 100 रुपये का, तो इसकी गणना किससे होगी? उत्पादन विधि से। या ये क्या कहलाएगी? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि मतलब कितना गेहूं पैदा हुआ, 100 रुपये का गेहूं पैदा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? उत्पादन विधि कहलाएगी। अच्छा, अब गेहूं पैदा करने में यानी कि गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ? आय हुई होगी। ये आय एक को तो हुई नहीं होगी, कई लोगों को हुई होगी ना आय। जैसे उत्पादन में क्या हुआ होगा? मजदूरी गई होगी, लगान गया होगा, ब्याज गई होगी, फिर लाभ भी हुआ होगा। यानी कि जो साधन हमारे क्या है, उत्पादन के जो कारक हैं उनको आय हुई होगी ना, उनके कारकों को आय होगी। यानी गेहूं पैदा करने से कारक लागत कितनी मिली? गेहूं पैदा करने से कारक लागत कितनी मिली? कितनी मिली? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा आय विधि। आय विधि। ठीक है, जैसे मान लो इसमें कितने रुपए का गेहूं, कितने का उत्पादन हुआ है? 100 रुपये का। 100 रुपये का हुआ है ना ये। अब ये आय होगी मान लो, तो ये सिर्फ किसान की आय थोड़ी है। इसमें से किसको होगा? कारकों के, उत्पादन के कारक कौन कौन से थे? भूमि, यानी कि अगर किराया भी जाएगा, ठीक है, क्या होगा? किराया भी जाएगा, फिर मजदूरी भी जाएगी, और क्या जाएगा? ब्याज भी जाएगा। किसका? पूंजी का ब्याज। और लाभ भी होगा किसको? किसान को। ये 4 चीज़ें हैं ना उत्पादन के कारक, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। सपोज 100 रुपये में किराया गया हमारा 20 रुपये, मजदूरी भी चली गई हमारी 30 रुपये की, ब्याज गई हमारी 15 रुपये, बचा कितना? 35 का हमारा हो गया लाभ। तो ये टोटल आय कितनी हुई? 100 रुपये की। यानी गेहूं पैदा करने में कारक लागत कितनी मिली?
जितने का गेहूँ है उतनी ही मिली होगी ना। ये कहने का मतलब ये है जो 100 रुपये हैं ये एक की आय थोड़ी है, ये सभी कईयों को मिली होगी ना, कई लोगों को। जैसे कि खेत का किराया गया होगा, लगान गई होगी, किराया या लगान, मजदूरी काम करने वाले मजदूर ले गए होंगे मजदूरी, ब्याज गई होगी, यानी कि पूंजी के बदले ब्याज मिलता है ना, तो ब्याज दी होगी, लाभ हुआ होगा, जो भी खर्च करके इस पर प्रॉफिट हुआ है वो किसान का। ये 35, यानी कि टोटल जो आय कितनी हुई है 100 रुपये। ये क्या कहलाएगी? हमारी आय विधि कहलाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा व्यय विधि। उससे क्या है? उस गेहूं को खरीदने पर कितना खर्च हुआ, जो हमारा गेहूं है, यानी कि उस गेहूं को खरीदने पर कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ। गेहूं का उत्पादन कितने का था? 100 रुपये का, यानी किसान ने वो गेहूं कितने को बेच दिया? मिल मालिक को बेच दिया, सपोज 100 रुपये में। तो वो 100 रुपये में खरीदा है ना किसने? मिल वाले ने, मिल मालिक ने। तो इस गेहूं को खरीदने में कितने का खर्च हुआ है? 100 रुपये का। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी व्यय विधि। यानी कि हमने क्या हुआ, उत्पादन पर जो भी है उस पर कितना व्यय किया, ये किससे पता चलेगा? ये होगी हमारी व्यय विधि से। ठीक है, कितना उत्पादन हुआ ये पता चलेगा उत्पादन विधि से। और उस उत्पादन में कारक लागत कितनी मिली, यानी कि आय कितनी हुई, आय किसको होगी? उत्पादन के कारकों को ही तो आय होगी। तो ये कौन सी विधि होगी? आय विधि। अब फाइनली जो हमारी वस्तु तैयार हुई है वो उस पर कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ है, वो क्या होगा? हमारी व्यय विधि। ठीक है, तो ये है हमारी तीनों विधियाँ। आई होप समझ में आई होंगी। अब इनको बारी बारी से देखते हैं। फर्स्टली देखते हैं उत्पादन विधि क्या। उत्पादन विधि या मूल्य वर्धन विधि। ठीक है, इसको समझते हैं। तो उत्पादन विधि क्या है, समझ में तो आ गया होगा। उत्पादन विधि क्या है? जो कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अंतिम मूल्य क्या कहलाएगा? हमारा उत्पादन विधि। किसमें? एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। कौन सा मूल्य? अंतिम मूल्य। ये भी होगा अंतिम मूल्य। ठीक है, सेवाओं के अंतिम मूल्य, सेवाओं के अंतिम मूल्य, ये होगी हमारी इतनी बात उत्पादन में। अथवा या कह सकते हैं हम मूल्य वर्धन भी इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। मूल्य वर्धन क्या है? कुल मूल्य वर्धन के आधार पर, यह भी हम समझेंगे कि मूल्य वर्धन क्या है। अथवा कुल मूल्य वर्धन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना। किसकी? राष्ट्रीय आय की गणना करना उत्पादन विधि कहलाता है। उत्पादन विधि कहलाता है। इसमें थी एक वित्तीय वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल लिया है, या एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, यानी कोई जो वस्तु उत्पादित है, अंतिम वस्तु हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। और सेवाओं के क्या? अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य के आधार पर की गई गणना क्या कहलाती है? उत्पादन विधि। या कुल मूल्य वर्धन। मूल्य वर्धन क्या होता है? वैल्यू एडिड कैसे होती है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसान का ही लेते हैं। सपोज किसान ने क्या उगाया, हमारे गेहूं उगाया था, उसने गेहूं उगा के क्या हुआ, किसान ने गेहूं उगाया और 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, किसको? मिल मालिक को। 100 रुपये में बेचा, तो टोटल मूल्य में कितनी मूल्य वर्धन हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये का ही मूल्य वर्धन हुआ ना, क्योंकि 100 रुपये का गेहूं उगा के बेचा है। किसान ने किसको गेहूं बेच दिया? किसान ने सपोज बेचा मिल मालिक को,
और मिल मालिक ने उससे क्या बना दिया, आटा। अब आटा बना के मिल मालिक ने उसको बेच दिया 160 रुपये में। ठीक है, मिल मालिक ने 160 का क्या बेच दिया, आटा बना के। किसको बेच दिया, बेकरी वाले को। तो ये बताओ इसमें मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 160 का बेचा है। इस 160 में, ये जो 160 में बेचा है, क्या इसमें 100 रुपये गेहूँ के हैं ना, नहीं शामिल हैं या नहीं हैं। तो उसने कितने मूल्य की वृद्धि की है इसमें की है 60 रुपये की। कितने रुपए की है, 60 रुपये की है, क्योंकि 100 रुपये तो ऑलरेडी गेहूं के हैं। तो मूल्यवर्धन कितना हुआ इसमें, वैल्यू कितने की ऐड की है, 60 रुपये की। अब मिल मालिक ने जो आटा है वो बेचा था किसको, बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने क्या हुआ, बेकरी वाले ने उससे बना दिया ब्रेड, और ब्रेड बना के उसको बेच दिया 250 रुपये में। ठीक है, अब बेकरी वाले ने कितनी मूल्य की वृद्धि की इसमें, या वैल्यू ऐड की, 160 रुपये जो ब्रेड बनाया है उसमें आटे का मूल्य है नहीं है, तो इसमें उसने वैल्यू ऐड कर दी 90 रुपये की। 90 की हुई नहीं हुई, 160 इसमें किसने का, ऑलरेडी आटे का है। तो कुल मूल्यवर्धन कितना हुआ हमारा, कुल मूल्यवर्धन हुआ 100, 60, 90, 250 रुपये। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो यही क्या कहलाएगा, हमारी राष्ट्रीय आय। कुल मूल्यवर्धन क्या हुआ, राष्ट्रीय आय। ठीक है, अच्छा इसमें अंतिम वस्तु क्या बन के तैयार हुई थी, इसमें अंतिम वस्तु बन के तैयार हुई थी हमारी ये ब्रेड। ठीक है, यही थी ना ब्रेड। इसका मूल्य कितना है, 250 रुपये। तो देखो अब थ्योरी देखो, क्या आ रहा है, एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित अंतिम वस्तु, हमारी उत्पादित अंतिम वस्तु क्या है, ब्रेड और सेवा, ये सर्विसेज हो गई, के अंतिम मूल्य, इसका ब्रेड का अंतिम मूल्य कितना है, 250 रुपये। इसकी तो ये जो 250 रुपये क्या होगा, इसके आधार पर, यानी कि अंतिम मूल्य के आधार पर की गई गणना क्या कहलाएगी, उत्पादन विधि कहलाएगी। ठीक है, ये तो उत्पादन हो गया, यानी अंतिम वस्तु का मूल्य क्या हो गया हमारा, 250 रुपये। तो ये क्या होगा, किसके आधार पर हुई है, उत्पादन विधि के आधार पर। अब यहीं दूसरी क्या है कि अंतिम मूल्य अथवा कुल मूल्यवर्धन के आधार पर, कुल मूल्यवर्धन भी कितना हुआ है हमारा, 250। ठीक है, अगर हम इनको तीनों को ऐसे जोड़ के बताते कि 100, 160, 250, ये होगा हमारा 0, 1 और 5, कितना हो गया ये, 510 रुपये। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हो गई डबल काउंटिंग। देखो गेहूं का 3 बार ऐड हो जाएगा, आटे का भी ऐड हो रहा है 2 बार, तो ये क्या हो जाएगी हमारी डबल काउंटिंग, यानी कि दोहरी गणना। दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करते हैं, मूल्यवर्धन, कितने की वैल्यू ऐड की है, अंतिम वस्तुओं का मूल्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, यही राष्ट्रीय होगी, दोनों में सेम आएगा, चाहे अंतिम वस्तुओं का मूल्य ले लो या मूल्यवर्धन ले लो। तो कितना आएगा, 250 रुपये आई ना हमारी राष्ट्रीय आय। तो हम कह सकते हैं उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवाओं के अंतिम मूल्य अथवा कुल मूल्यवर्धन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना क्या कहलाता है, उत्पादन विधि कहलाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, आय विधि। आय विधि, ठीक है, दूसरा है हमारा आय विधि। आय विधि हम पढ़ चुके हैं। आय विधि क्या है, एक वर्ष में, वही एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के साधनों को प्राप्त कारक लागत, जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधनों को जो कारक लागत मिली है, कौन कौन सी, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, जो चारों हैं, इनका योग क्या होगा, कुल योग आय विधि कहलाएगा। तो लिख सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के साधनों को प्राप्त, क्या प्राप्त होता है उत्पादन के साधनों को, कारक लागत, प्राप्त कारक लागत। कारक लागत कौन कौन सी है हमारी, मजदूरी है, ठीक है, वेजेस और रेंट यानी कि लगान, या फिर क्या है, ब्याज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यानी कि लाभ। यही तो थे 4 उत्पादन के कारक, उनकी लागत। तो कारक लागत का कुल योग, का कुल योग आय विधि कहलाता है। आय विधि
कहलाता है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कितना मिला था हमें, 100 रुपये का जो गेहूँ था, इसको जो आय हुई थी इसमें किराया 20 रुपये था, मजदूरी 30 रुपये, ब्याज 15 रुपये और लाभ 35 रुपये। तो इनका टोटल योग जो 100 रुपये है, यही क्या कहलाएगा हमारा राष्ट्रीय आय विधि। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, राष्ट्रीय आय, इसमें आय विधि में नेशनल इनकम इक्वल टू वेजेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि चारों का योग क्या होगा हमारा, आय विधि होगा। अब ये जैसे इसी में है, ये 250 रुपये जो हुआ है, ये 250 रुपये किस में जाएगा, चारों में मिलेगा ना। मान लो वेजेस दे दिया हमने 100 रुपये, रेंट दे दिया 50 रुपये, इंटरेस्ट दे दिया हमने 50 रुपये और प्रॉफिट 50 रुपये हो गया हमारा। टोटल कितना हो गया, 250 रुपये। तो इनका योग क्या होगा हमारा, राष्ट्रीय आय। तीसरा है हमारा व्यय विधि, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, नाम से ही पता है जैसे। तो इसमें क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय की गणना क्या कहलाएगी, व्यय विधि। जैसे हमने ब्रेड खरीदा ना, ब्रेड पे कितना खर्च किया, यहाँ बेकरी वाले ने ब्रेड पे टोटल कितना खर्च हुआ है, यहाँ 250 रुपये। तो यही क्या कहलाएगा हमारा, व्यय विधि। यानी कि एक वर्ष, ये एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय पर किए गए कुल व्यय की गणना व्यय विधि कहलाती है, व्यय विधि कहलाती है। अब हमने बेकरी वाले उसमें देखा ब्रेड बना 250 रुपये का, तो 250 रुपये में जितना खर्च हुआ, वो एक सिंपल एग्जांपल था। अब राष्ट्रीय लेवल पे कौन कौन से व्यय होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे नेशनल आय की गणना करेंगे हम, तो व्यय कौन कौन से होते हैं। एक तो निजी उपभोग होता है, निजी उपभोग पर व्यय होता नहीं होता, निजी उपभोग पर व्यय होता है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन। प्लस क्या होता है, सरकारी व्यय होता है, सरकारी व्यय। और इसमें क्या ऐड करते हैं, निवेश, निवेश। प्लस इसमें ऐड करते हैं निर्यात और माइनस करते हैं आयात। अब इसको समझेंगे क्या है। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझते हैं। राष्ट्रीय व्यय विधि से जो गणना करते हैं हम, हमारा मतलब है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर हमने कुल कितना खर्च किया, उसको काउंट करना है, उसकी गणना करना हमारा व्यय विधि कहलाएगी। तो हमने जाना कि हम राष्ट्रीय आय में व्यय विधि में क्या क्या व्यय होता है हमारा, निजी उपभोग होता है, निजी उपभोग यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन, जो हम आप और हम लोग करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन इसको बोलेंगे नेशनल इनकम प्राइवेट कंजम्पशन यानी कि सी। ठीक है, प्लस ये प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं और घर के बहुत सारे सामान खरीदते हैं, इस पर खर्च करते हैं ना, ये तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया निजी उपभोग। दूसरा सरकारी उपभोग, सरकार भी व्यय करती है। कैसे करती है, सैलरी देती है, शिक्षा पे खर्च करती है, रक्षा पे खर्च करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, गवर्नमेंट का सरकारी व्यय, जी से हो, इसको दर्शाएंगे। प्लस निवेश। अब आप कह रहे हो कि निवेश खर्च थोड़ी है, निवेश हमने पढ़ा था, देखो पूंजी कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा था ना, निवेश क्या है, कैसे होता है निवेश, कैसे करते हैं। निवेश का मतलब है आपने या हमने एक ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, उत्पादन के लिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, निवेश कहलाएगा ना। उस पर व्यय हुआ है ना हमारा, ट्रैक्टर खरीदा या कोई फैक्ट्री लगाई है, कुछ मशीनरी खरीदी हमने, तो वो क्या कहलाता है हमारा, निवेश। उस पर भी खर्च हुआ ना, इसलिए हम निवेश को भी काउंट करते हैं। तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, निवेश। प्लस निर्यात, हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया।
ठीक है, क्या किया हमने, एक्सपोर्ट किया, एक्स, माइनस करेंगे हम इसमें से इंपोर्ट, आयात। अच्छा, आयात को क्यों माइनस कर रहे हैं, आयात को क्यों माइनस कर रहे हैं, वो खर्च थोड़ी है। देखो आयात में हम क्या करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसमें क्या है, विदेशों में उत्पादित वस्तुओं को करते हैं ना इंपोर्ट, उनका उत्पादन हमारे देश में तो हुआ नहीं है, विदेशों में उत्पादन हुआ है। अगर हम उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, दूसरे किसी अदर कंट्री का भी उत्पादन क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये वो व्यय, इसमें व्यय विधि में किसको क्या क्या आएगा, प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग, गवर्नमेंट व्यय प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये शुद्ध निर्यात, यानी कि इसमें से क्या होगा, निर्यात में से आयात घटा के जो भी आएगा ये वो बनेगा। ये हो गया हमारा व्यय विधि। ठीक है, तो ये 3 विधियाँ थी, इनको हमने कवर किया। आय विधि क्या है, व्यय विधि क्या है, उत्पादन विधि और वैल्यू एडेड विधि। वैल्यू एडेड विधि में हमने जाना कि हर चरण में क्या हो रहा है, कितना वैल्यू एडेड हो रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में आगे की चीज़ें, उसमें जानेंगे हम जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी, एनएनपी, ग्रॉस एंड नेट, इसको डोमेस्टिक और राष्ट्रीय, इन वर्ड में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।